Hello students, here Sunita Arora, your SST teacher. So student, today we continue the same chapter, chapter 3rd of history, the Delhi Sultan. So in previous phase we have just completed few topics of the same chapter and today we continue with the new. So here you just give a glance, some pictures or some buildings you can observe here. तो इस बिल्डिंग में क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक मस्जिद है और कुछ मीनारें बनी हुई हैं. तो व्हाट दे सेड अबाउट द मॉस्क्यू कि कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू एंड minaret built during the last decades of the 12th century. कि कुव्वत अल इस्लाम जो मस्जिद है और जो मीनार आप यहाँ देख रहे हैं जिसे कुतुब मीनार भी कहा जाता है, तो इसे 12th सेंचुरी में बिल्ट किया गया था. और जो ये मॉस्क्यू है दैट इज़ द कॉन्ग्रीगेशनल, व्हाट्स द मीन दिस, इसे जामा मस्जिद भी कहते हैं. तो जामा मस्जिद उन मस्जिदों को कहा जाता है जहाँ पर सभी मुसलमान लोग जो हैं वो नमाज अदा करने के लिए इकट्ठे होते हैं. तो इन दोनों इमारतों को बनाया गया था पुरानी दिल्ली, जिसे दिल्ली ए कोहना भी कहा जाता है, और इसे बनाने वाले थे इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी. इसके अलावा अगर हम मीनार की बात करें तो इसे बिल्ट करने वाले दो सुल्तान थे, एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरे थे इल्तुतमिश. तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत की थी और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने. नेक्स्ट इमेज आप देखो, फिगर 3rd दिया हुआ है. इसमें बेगमपुरी मॉस्क्यू दिखाई गई है जिसको बिल्ट किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और उन्होंने इसे अपनी नई राजधानी जापना में बनाया था जिसे सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है. इसके साथ हम देखेंगे अगली फिगर, और जिसमें कुछ और मस्जिदों की पिक्चर्स आप देख रहे हो. तो इसमें एक तो है मोट की मस्जिद जिसको बिल्ट करवाया था सिकंदर लोदी के एक मिनिस्टर ने, और नेक्स्ट वन आप जो बिल्डिंग देख रहे हो ये है जस्ट रिगार्डिंग मॉस्क्यू ऑफ कमाली बिल्ट इन लेट 1520s. तो 1520s के लास्ट में इस मॉस्क्यू को तैयार किया गया जिसे जमाली और कमाली भी कहा जाता है. इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि इसमें मस्जिद की डेफिनेशन के बारे में प्रॉपर बताया गया कि आखिर मस्जिद क्या होते हैं. तो मस्जिद ऐसे स्थानों को कहा जाता है जहाँ पर लोग जो हैं एकत्रित होते हैं नमाज अदा करने के लिए, अपने अल्लाह की आराधना करने के लिए. इसके अलावा जब प्रेयर करने के लिए जितने लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं तो उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक स्पेशल लीडर होता है जो कि एक लर्नड मेल होता है और जिसे इमाम भी कहा जाता है, और उसका ही काम होता है प्रेयर और दूसरे रिचुअल्स को परफॉर्म करवाना. इसके अलावा हर फ्राइडे को वो एक प्रेयर करते हैं जिसे खुतबा और सरमन कहा जाता है, और इस समय में वो अपने कुरान शरीफ की जितनी भी जो प्रेयर्स होती हैं, जो टीचिंग्स हैं उनके अल्लाह की, उन्हें वो पढ़ते हैं वहाँ. और ड्यूरिंग प्रेयर जो है दैट मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का, कि जो मुसलमान हैं वो मक्का की तरफ फेस करके खड़े होते हैं, और इंडिया में जो ये डायरेक्शन है वो वेस्ट की तरफ है और इसीलिए उसको किबला भी कहा जाता है. इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, अ क्लोज़र लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स. तो यहाँ पर हम एक लुक देंगे, एक नज़र देंगे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को जिसको खिलजी और तुगलक ने किस प्रकार से कंसोलिडेट किया, उन्हें एक तरह से एकजुट बनाए रखा. तो किसी भी बड़ी सल्तनत को या दिल्ली जैसी विशाल सल्तनत को एकजुट बनाए रखने के लिए बहुत ही विश्वसनीय और सूबेदार और प्रशासकों की ज़रूरत थी. और दिल्ली के आरंभिक जो यानी कि जो स्टार्टिंग के जो रूलर्स थे, विशेषकर इसमें इल्तुतमिश का नाम आता है, तो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए बड़े बड़े सामंतों या ज़मींदारों की जगह पर गुलामों को यूज़ किया. तो ख़ास तौर से जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो मिलिट्री सर्विस के लिए जिन गुलामों को ख़रीदा जाता था और जिन्हें बंदागन भी कहते थे, तो ऐसे पर्सन्स को या ऐसे स्लेव्स को ट्रेन करके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉलिटिकल ऑफिसर्स जो थे उनके राज्य के, वहाँ पर उनको पोस्टेड किया. और ये चीज़ें मतलब इसलिए की जाती थी क्योंकि जो उनके अपने स्लेव्स जो थे वो टोटली अपने मास्टर्स पर डिपेंडेंट होते थे, पूरी तरह से अपने मास्टर को लेकर लॉयल होते थे. तो इसीलिए सुल्तानों का ट्रस्ट उनके ऊपर सबसे ज़्यादा था. उनके इसी ट्रस्ट का उदाहरण यहाँ हम इस बॉक्स में देखेंगे, स्लेव्स रेदर देन सन्स. तो यहाँ पे क्या एडवाइस किया गया है सुल्तानों को, क्या कहा गया है, अ स्लेव वोम वन हैज़ बॉट अप एंड प्रमोटेड मस्ट बी looked after for it needs
a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave. Wise men have said that a worth and experienced slave is better than a son. कि एक जो दास है वो सारी ज़िंदगी अपने मास्टर के लिए, पूरे लाइफ टाइम तक के लिए वो उसको उसकी देखभाल करता है, पूरी तरह से उसके प्रति वफ़ादार होता है, और एक ये मालिक का बहुत बड़ा गुड लक होगा कि अगर उसको एक बहुत ही विश्वसनीय और एक एक्सपीरियंस स्लेव जो है वो प्राप्त हो। तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं तो उनका ये मानना है कि अगर किसी के पास कोई बहुत ही वफ़ादार या एक्सपीरियंस्ड दास है तो वो उनके बेटे से भी बहुत अच्छा है। तो इनका विश्वास यानी कि इतना ज़्यादा था कि एक दास का महत्व जो था एक राजा के बेटे से भी ज़्यादा था। अब हम आगे बात करेंगे खिलजीज़ और तुगलक्स की, जिन्होंने बंदागन का लगातार अपने मोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स में उनका यूज़ किया। तो जैसे कि हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन, और उनको अच्छी उन्होंने राजनीतिक यानी पॉलिटिकल पोजीशंस पे भी बिठाया। एंड दे वर अपॉइंटेड एज जनरल एंड गवर्नर्स, और वहाँ उनको उन्होंने एक गवर्नर यानी एक सरदार का पद भी उनको मिला या दिया गया। हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो जहाँ उन्होंने अपने जो काम हैं ऐसे लोगों के हाथों में सौंपने की कोशिश की कि चाहे वो उनके दास थे लेकिन वो उनके प्रति पूरी तरह से विश्वसनीय थे, कि जिनके ऊपर वो खुद विश्वास कर सकते थे कि वो हमेशा ही लाइफ टाइम तक के लिए उनके लिए वफ़ादार बने रहेंगे। बट इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो देखने को मिलने लगी। कारण क्या था? Slaves and clients were loyal to their masters and patrons, but not to their hires. कि जो नौकर हैं या उनके अपने जो ऑफिशियल्स थे वो अपने मास्टर्स को लेके तो वफ़ादार थे, लेकिन उसके बाद जो उनके अपने उत्तराधिकारी जब गद्दी पर बैठते थे तो वो उनके प्रति अपनी वफ़ादारी नहीं रखते थे। The new sultans at their monarch often saw कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नॉबिलिटीज़। और कई बार ऐसा भी होता था कि जो नए सुल्तान होते थे तो उनके अपने भी सर्वेंट्स होते थे, और जब वो खुद जब सुल्तान बन जाएंगे तो क्या होगा, वो अपने सर्वेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो फिर वो क्या करते थे, अब वो पुराने जो उनके अपने ही सक्सेसर्स जो हैं, जिन्होंने पहले उनको अपने ही दासों को जो एक अच्छी बड़ी पोस्ट दी हुई थी, तो नए राजाओं के बनने के साथ ही अब उनके लिए एक क्लैश जो था वो नए सक्सेसर्स यानी कि जो नए स्लेव्स हैं और पुराने स्लेव्स हैं उनके बीच में एक झगड़ा सा हो जाता था। एंड द पैट्रोनेज ऑफ दिस हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान ऑल्सो शॉक्ड मैनी एलाइट्स, एंड द ऑथर्स ऑफ द पर्शियन त्वारिक क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान्स फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसर्स। अब इसके बाद जो था बहुत से जो लोग हैं जो दिल्ली सुल्तानों की जो ये कह सकते हैं कि जो उनकी एक्टिविटी थी या उनका जो ये काम था उसको देख के वो बहुत शॉक्ड रहते थे कि मीन्स एक बड़ी पोस्ट पर वो बजाय कि किसी एरिस्टोक्रेट या कोई अपने ही राजवंश के लोगों को अपॉइंट करने के, वो बहुत ही छोटे तबके के लोगों को उस गद्दी पर बैठा देते थे या उस पोस्ट पर बैठा देते थे। तो बहुत से तारीखों ने इसके बारे में लिखा भी, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया उन दिल्ली सुल्तानों को जिन्होंने एक बहुत ही लो कॉस्ट और बेस बॉन्ड जो लोग थे उनको हाई ऑफिसर्स प्रोवाइड किए। तो यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। तो यहाँ पर बताया गया कि मोहम्मद तुगलक ने कुछ ऐसे ही ऑफिशियल्स अपॉइंट किए थे जो बहुत ही नीचे तबके के थे। तो उन्होंने क्या बताया इसमें कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने एक अज़ीज़ खुमार नामक कलाल कहते हैं शराब बनाने वाला, यानी कि वाइन डिस्टिलर जो शराब बनाने वाला था, फिरोज़ हज़ाम अ बार्बर एक नाई, देन मानक तबका अ कुक, इसके अलावा एक ऐसा व्यक्ति जो कि सिर्फ एक कुक का ही काम करता है, एंड देन 2 गार्डनर्स लड्ढा एंड पीरा एंड 2 हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। ऐसे लोगों को जो कि कुक हैं, नाई हैं, शराब बनाने वाले हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने एक बहुत ही ऊंचे पोस्ट पर यानी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर बैठाया हुआ था। Ziauddin Berni, a mid-14th century chronicler, reported their appointments as a sign of the Sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule. अब जियाउद्दीन बर्नी जो है वो इस बारे में क्या कहते हैं, तो वो कहता है कि मीन्स इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश
और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। वो कहता है कि जो शासक थे तो उनका विवेक, उनका कॉन्शियस काम नहीं करता था, और इवन हो सकता है कि वो अपने शासन में बहुत अच्छे ना हों, निपुण ना हों, इसीलिए उनकी जो सोच थी वो ऐसी थी कि जो बिल्कुल ही नीचे तबके के जो लोग हैं, जो दास हैं, उनको एक हाई ऑफिशियल जो पोस्ट है वो प्रोवाइड कर दी जाए। तो इस बॉक्स से ये पता चलता है कि किस तरीके से जो दिल्ली के सुल्तान हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए और कुछ विश्वसनीय ऑफिशियल्स पाने के लिए उन्होंने अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं किया, अपने बेटों पर विश्वास नहीं किया, अपने फैमिली के मेंबर्स पे विश्वास ना करके उन्होंने उन दासों पर विश्वास किया जो कि उनके साथ जुड़े हुए थे और जिनको उन्होंने खरीद कर किसी खास मकसद के लिए, किसी अलग स्पेशल दूसरी सर्विसेज के लिए ख़रीदा था, लेकिन उनको वो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठा रहे। हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय टू एवरीवन एंड टेक केयर यू ऑल।